हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस मैराथन क्लास में पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड का जो चैप्टर 8 है आपका एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन। इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, जो आपका चैप्टर 8 है एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन, हर बार इस चैप्टर से जो है थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसमें कोई भी डायग्राम बनाने के लिए इस चैप्टर से नहीं आता है। हालांकि इस बार जो है पेपर का पैटर्न है बिल्कुल चेंज आ रहा है, तो हो सकता है इसमें एक डायग्राम बनाने को आ जाए कि सिंगल जो आपका इंडोर सब स्टेशन होता है उसका सिंगल लाइन डायग्राम। तो चलिए सबसे पहले इसके हम सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। इसके बाद इसके सभी टॉपिक को 1 बाय 1 करके आपको बताएंगे और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी है। वीडियो के लास्ट में आपको न्यूमेरिकल बताएंगे कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चैप्टर 8 है आपका एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होते हैं उनका आगणन यानी कि एस्टिमेशन कैसे करते हैं, इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ पर आप तो सिलेबस में आप देख भी सकते हैं, इसमें जितने भी टॉपिक हैं सभी थियोरेटिकल टॉपिक हैं और कुछ टॉपिक इसमें न्यूमेरिकल के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले इसमें पढ़ना है कि मेन इक्विपमेंट एंड एक्सिलरीज इंस्टॉल्ड ऑन द सब स्टेशन, यानी कि सब स्टेशन पर कौन कौन से मुख्य उपकरण यूज़ किए जाते हैं उनका नाम देना है। इसके बाद यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन इंडोर एंड आउटडोर और पोल माउंटेड सब स्टेशन, यानी कि यहाँ पर जो आपके सब स्टेशन के टाइप्स होते हैं, इंडोर सब स्टेशन हो गया, आउटडोर हो गया, फिर पोल माउंटेड हो गया, प्लिंथ माउंटेड हो गया, तो इन सभी सब स्टेशन में कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता होती है और कितना उसमें क्वांटिटी चाहिए होगा, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। और लास्ट में है आपका कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल एंड वर्क ऑफ अबाउट सब स्टेशन, यानी कि जो यहाँ पर सब स्टेशन है यहाँ पर हमने बताया इंडोर हो गया, आउटडोर हो गया और पोल माउंटेड और प्लिंथ माउंटेड, इन सब स्टेशन का वर्क क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है और इनमें लगने वाले मटेरियल की कॉस्टिंग हमको करना है। ठीक है, तो यहीं से ये जो टॉपिक है आपका कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल, यहीं से कुछ न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बनते हैं, इसको भी बताएंगे। बाकी आपको पता ही होगा कि इस बार पेपर का पैटर्न जो है बिल्कुल चेंज है, तो हो सकता है इस चैप्टर से भी डायग्राम बनाने को आ जाए कि इंडोर सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए या फिर आउटडोर सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए। तो सब कुछ आपको इस मैराथन क्लास में सब कुछ आपको अच्छे से बताएंगे और डायग्राम भी आपको बताएंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो डायग्राम के लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सब स्टेशन क्या होता है और सब स्टेशन के कितने टाइप्स होते हैं, किस टाइप पर इनको मतलब कि क्लासीफाई किया गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के। ठीक है, तो चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो हम समझ लेते हैं कि एस्टिमेशन क्या होता है। यहाँ पर अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, ड्राइंग का और एस्टिमेटिंग का मतलब क्या होता है। हालांकि इस बार आपके चैप्टर से कॉस्टिंग वाले पार्ट को हटा दिया गया है, नहीं तो पहले कॉस्टिंग भी होता था। तो इसमें आपका है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग। तो जब तक आप एस्टिमेटिंग का मतलब या एस्टिमेशन का मतलब नहीं समझ पाएंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि स्मॉल सब स्टेशन का एस्टिमेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं कि मीनिंग ऑफ एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है। तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। देखिए, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्या होता है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया या जो आपके पास जो भी इलेक्ट्रिकल डायग्राम हो गया, जब उस डायग्राम को हम एक सीट पर यानी कि एक सीट पर क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सिंबल, आप लोगों को पता होगा जैसे फ्यूज़ का सिंबल हो गया और लाइटिंग अरेस्टर का सिंबल, इन सब का सिंबल होता है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल डायग्राम को एक सीट पर इलेक्ट्रिकल सिंबल का यूज़ करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। ठीक है, और इक्विपमेंट का इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। ठीक है, अब डिज़ाइन का क्या मतलब है, तो जो भी हमारे पास इक्विपमेंट होता है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, जो भी इक्विपमेंट होता है उसके पार्टिकुलर साइज़ को निकालने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डिज़ाइन। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर एस्टिमेशन का, तो एस्टिमेशन को हिंदी में बोलते हैं आप कैलकुलेशन, इसका समझ सकते हैं। एस्टिमेशन का मतलब कैलकुलेशन। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दें, जैसे जब आप एक घर बनाते हैं तो वहाँ पर एक एस्टिमेटिंग वैल्यू निकालते हैं कि मतलब इस घर में इतना सामान लगेगा और इसका मतलब कि इतने सामान का रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, उसी हिसाब से अगर मान लीजिए कि आपको एक बिल्डिंग दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आप इसकी वायरिंग कीजिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो वायरिंग से संबंधित जो डाटा है कि उसमें कितना फ़ैन लगना है, कितना बल्ब लगना है, कितना वायर लगना है, कितना सॉकेट, कितना तार लगना है, तो इन सब के बारे में हम एक लिस्ट बनाते हैं और इसके बाद क्या करते हैं,
उसका हम जो लिस्ट बनाते हैं उसमें जो भी आइटम्स होते हैं, जो भी इक्विपमेंट होते हैं, उन सबको हम मतलब कि पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं कि इस बिल्डिंग में इतनी चीज़ें लगनी है। ठीक है, इससे क्या होता है, टाइम की बचत भी होती है और टाइम की बचत भी होती है और पैसे की भी बचत होती है, और ये सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, इसी तो यही जो आप लिस्ट बनाते हैं, यानी कि पहले से इस्टीमेट करके एक वैल्यू निकालते हैं, एक मतलब कि जो भी इक्विपमेंट उसमें लगने वाला है उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, इसी को बोलते हैं इस्टीमेटिंग। ठीक है, तो एस्टिमेटिंग के मतलब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इस बार बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पेपर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एस्टिमेटिंग जो है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में एक प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या करते हैं हम एक इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के लिए क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी विद्युत स्थापना, सर्किट या सिस्टम के लिए अनुमानित लागत, सामग्री और संसाधनों की गणना करते हैं। अब जो एस्टिमेटिंग प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हमें इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पर क्या होता है, ध्यान देना होता है और हमें दी गई सारी डिटेल्स के आधार पर समझना होता है कि प्रोजेक्ट के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ठीक है, एस्टिमेशन करने का और क्या फ़ायदा होता है कि इससे प्रोजेक्ट, जो भी इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट है, उसकी प्लानिंग और मैनेजमेंट का काम भी आसान होता है और एक क्लियर पिक्चर मिलता है कि प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर समाप्ति तक क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि एस्टिमेटिंग से आप क्या समझते हैं, या फिर ये सब स्टेशन के एस्टिमेटिंग से आप क्या समझते हैं, इसको पूरा एक्सप्लेन कीजिए। तो ये सब आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने फाइनल ईयर में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया होगा, वहाँ पर भी क्या किया होगा, पहले लिस्ट तैयार किया होगा आपने। ठीक है, तो जो लिस्ट आप तैयार करते हैं उसी को बोलते हैं एस्टिमेशन या आगणन। ठीक है, तो अब हम देखिए आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि सब स्टेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि सब स्टेशन क्या होता है। हालांकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, आप पिछले सेमेस्टर में भी ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया गया है तो आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा एक बार, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप आसानी से कर पाएंगे। बाकी इस चैप्टर में जो आप नहीं पढ़े हैं वो है आपका न्यूमेरिकल और ये एस्टिमेशन, ये अभी आपको आगे हम बताएंगे, वन बाई वन करके सारी चीज़ों को समझते चलेंगे। ठीक है, देखिए सब स्टेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिक जो सब स्टेशन है आपका एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट, ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे होते हैं, आप लोगों ने सब स्टेशन जरूर देखा होगा। वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे आपका ट्रांसफार्मर हो गया, स्विच गियर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, प्रोटेक्टिव डिवाइस हो गया। ये सभी डिवाइस क्यों लगते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल और मैनेज करने का कार्य करते हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होता है उसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेगुलेट करता है और उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफरेंट वोल्टेज लेवल पर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होता है वहाँ पर एक ही कार्य नहीं होता है, वहाँ पर कई सारे कार्य होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं। अगर बात करें हम कौन कौन से कार्य जो सब स्टेशन पर होते हैं, तो वहाँ पर देखिए हम वोल्टता को वोल्टता को क्या करते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं। जो सर्किट होता है उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। वहाँ पर फ्रीक्वेंसी को भी परिवर्तित किया जा सकता है और पावर फैक्टर में अगर सुधार करना हो तो सब स्टेशन की सहायता से करते हैं। एसी को डीसी में बदलते हैं। तो सब स्टेशन जो होता है एक से अधिक कार्य को करने में सक्षम होता है। ठीक है, देखिए जो आपका सब स्टेशन है ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेगुलेट करता है। इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफरेंट वोल्टेज लेवल पर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ताकि वह लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में आसानी से ट्रेवल कर सके और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से विद्युत सब स्टेशन तक पहुँचती है। क्योंकि सब स्टेशन जो होता है कई प्रकार के होता है, जहाँ पर हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके वोल्टेज लेवल को कम करते हैं। कम वोल्टेज लेवल को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के द्वारा घरों में, बिजनेस और उद्योगों तक पहुंचाया जाता है। अब अगर इसके सब स्टेशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है ये आपके पावर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। यह कई प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जैसे पावर फैक्टर करेक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, सिस्टम प्रोटेक्शन और लोड बैलेंसिंग। इसके अलावा सब स्टेशन में पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग और फॉल्ट डिटेक्शन भी होता है, ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल फेल्योर या प्रॉब्लम को डिटेक्ट और रिसॉल्व किया जा सके। यहाँ पर देखिए जो आपका सब स्टेशन होता है वहाँ पर मीटरिंग डिवाइस लगा होता है, सीटी, पीटी, ये सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं जो कि विभिन्न कार्य को करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो सब स्टेशन है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो आपका सब स्टेशन है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
तो सब स्टेशन के बारे में अगर एग्जाम में आता है तो आपको इतना लिखना होगा। और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और बन जाता है सब स्टेशन से संबंधित कि सब स्टेशन का जब हम मतलब कि स्थापित करते हैं तो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखते हैं। सिलेक्शन ऑफ सब स्टेशन मतलब कि किस प्रकार के स्थान पर हम चयन करते हैं कि यहाँ पर सब स्टेशन को स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। इसको ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, बस नॉर्मली आपको यहाँ पर हम टाइप्स के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जो होते हैं कई प्रकार से इनको कई आधार पर विभाजित किया गया है। जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होता है वो अगर अकॉर्डिंग टू सर्विस की बात करें तो सर्विस के आधार पर ये कई प्रकार का होते हैं। जैसे कि आपका एक होता है ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में भी कई टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में तो प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है, फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, फिर इसमें उसके बाद इसमें आता है अकॉर्डिंग टू सर्विस में ही नेक्स्ट नंबर आता है आपका इंडस्ट्रियल सब स्टेशन का। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सब स्टेशन में भी कई प्रकार के होते हैं जैसे कि स्विचिंग सब स्टेशन हो गया, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सब स्टेशन और फ्रीक्वेंसी चेंज सब स्टेशन, प्रवर्तक कन्वर्टिंग सब स्टेशन। यहाँ पर देखिए जिन सब स्टेशन का नाम बता रहे हैं उनके नाम में ही इसकी डिफिनेशन है। जैसे अगर हम स्विचिंग सब स्टेशन की बात करें तो जो स्विचिंग सब स्टेशन है ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार के सर्किट को बिना उसको कन्वर्ट किए ऑन ऑफ करता है, इसी को हम बोलते हैं स्विचिंग सब स्टेशन। ठीक है, इसके बाद जो इंडस्ट्रियल सब स्टेशन है ये क्या करता है, अब बड़े कंज्यूमर जो मतलब कि ज़्यादा बिजली को कंज्यूम करते हैं उनको विद्युत शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो आपका है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, तो यही आपके सिलेबस में दिया गया है और यही आपको पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है आपका इसमें भवन के अंदर यानी कि इंडोर सब स्टेशन जो कि 11 kVA तक, नॉर्मली 11 kVA तक होता है और वैसे तो 1000 kVA तक भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो नेक्स्ट है आपका वो होता है आउटडोर सब स्टेशन यानी कि घर के बाहर यानी कि भवन के बाहर जो स्थापित सब स्टेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं आउटडोर सब स्टेशन। तो देखिए जो आउटडोर सब स्टेशन होता है ये दो टाइप का होता है। इसमें पहला होता है आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन जो कि पोल पर स्थापित किए जाते हैं। आप लोगों ने घरों के आसपास देखा होगा एच टाइप का पोल, ऐसे कुछ एच टाइप कैसे बना रहता है और इस पर क्या किया जाता है, सब स्टेशन को स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 पोल भी हो सकते हैं और 4 पोल भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने पावर रेटिंग का ट्रांसफार्मर है या फिर कितने केवीए का ट्रांसफार्मर है। और दूसरा होता है आपका प्लिंथ माउंटेड सब स्टेशन। तो देखिए जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है उस पर हम भारी जो मतलब कि अधिक वजन के ट्रांसफार्मर होते हैं उनको स्थापित नहीं कर सकते हैं पोल पर, इसलिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम न्यू पर क्या करते हैं उसको स्थापित बोलते हैं। तो इस टाइप के ही सब स्टेशन को हम बोलते हैं प्लिंथ माउंटेड या फिर न्यू पर स्थापित सब स्टेशन। ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये जो सब स्टेशन होते हैं 125 kVA ट्रांसफार्मर क्षमता से अधिक के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। अब आता है मेन इक्विपमेंट एंड एसेसरीज इंस्टॉल्ड ऑन द सब स्टेशन। यही जो आपको हम बताने वाले हैं मेन इक्विपमेंट एंड एसेसरीज इंस्टॉल्ड ऑन द सब स्टेशन, यानी कि सब स्टेशन पर कौन कौन से मुख्य सहायक उपकरण व उपकरण इंस्टॉल्ड स्थापित किए जाते हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार आया था और ये क्वेश्चन इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर केवल इक्विपमेंट ही नहीं, आपको इनके सिंबल भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में सिंबल भी आ सकता है कि सिंबल बनाइए, क्योंकि यह ड्राइंग का पेपर है आपका। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे उपकरण, आपके सब स्टेशन जो होता है वहाँ पर बहुत सारे उपकरण यूज़ किए जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सब स्टेशन है। यहाँ पर कुछ मेनली जो सब स्टेशन में इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं और आगे जो भी आपका इसका एस्टिमेशन आप पढ़ेंगे वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, तो वहाँ पर यहाँ पर हमने कुछ मुख्य इक्विपमेंट एंड एसेसरीज़ को मेंशन किया है। अब इनके बारे में 1 बाय 1 करके हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका है बस बार, जो कि बस बार यूज़ किया जाता है। इंसुलेटर हो गया, आइसोलेटर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, फ्यूज हो गया, पावर ट्रांसफार्मर हो गया, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हो गया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, प्रोटेक्टिव रिले, लाइटनिंग अरेस्टर, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, पैनल बोर्ड। तो ये सारे कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं जो कि सब स्टेशन में यूज़ किए जाते हैं। अब 1 बाय 1 करके हम सबको देखते हैं। ठीक है, तो बस बार, जो कि बस बार आप लोगों ने सुना ही होगा कि बस बार क्या होता है। तो देखिए जो बस बार होता है एक प्रकार का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है जो किसी भी, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक इनकमिंग लाइन से कई आउटगोइंग लाइन को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक इनकमिंग लाइन है और कई आउटगोइंग लाइन है, तो कम कम हम कह सकते हैं कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बस बार का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि देखिए बस बार जो होता है एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो किसी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस्तेमाल किया
जाता है। यह बेसिकली कुछ मतलब कि किसी विशेष टाइप का नहीं, ये एक कंडक्टर ही होता है, क्योंकि इसमें देखिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये कंडक्टर ही होता है। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना। बस बार जो होता है किस मटेरियल का बना होता है, तो ये धातु की एक पट्टी या प्लेट होती है, या बार या फिर रॉड होती है, जो तांबा, एल्युमिनियम या उनकी मिश्र धातु से बनी होती है। अब जो सब स्टेशन जो का बस बार है, इसका डिज़ाइन जो है आयताकार, गोलाकार या ट्यूबुलर हो सकता है, और इसके सिरों में क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, दूसरे विद्युत उपकरणों को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया बस बार। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इंसुलेटर। तो देखिए जो इंसुलेटर होता है आपका, ये आप लोगों ने इंसुलेटर देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं वहाँ पर डिस्क टाइप इंसुलेटर हो गया, फिर पिन इंसुलेटर हो गया, साइकिल इंसुलेटर हो गया, इन सभी इस टाइप के इंसुलेटर होते हैं जो स्टील टावर हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक पोल हो गया, या फिर आरसीसी पोल हो गया, वहाँ पर आप लोग ये देखे होंगे। तो जो इंसुलेटर होता है बेसिकली क्या करता है, यह अपने माध्यम से विद्युत धारा के फ्लो को रोकने का काम करता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं उच्च विद्युत प्रतिरोध वाले मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि चीनी मिट्टी हो गया, बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन जिससे बनाते हैं, कांच हो गया, या फिर मिश्रित सामग्री कोई भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर जो आपका इंसुलेटर होता है एक सब स्टेशन में, इंसुलेटर जो है विद्युत सुरक्षा को बनाए रखने, विद्युत दोषों को रोकने और बिजली प्रणाली के विश्वसनीय संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट है आपका आइसोलेटर। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं आइसोलेटर कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो आइसोलेटर जो होता है एक कनेक्शन ब्रेकिंग डिवाइस होता है, जिसका उपयोग हम पावर सर्किट के किसी विभाग को, किसी भी सेक्शन को सर्किट ब्रेकर द्वारा लोड को ऑफ कर देने के बाद सर्किट से मैकेनिकली अलग करनी है, तो इसका यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट आपका सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर आप लोगों ने देखा ही होगा सब स्टेशन में। जो सर्किट ब्रेकर है एक स्विचिंग डिवाइस होती है, जो नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों ही स्थितियों में ऑपरेट करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। सर्किट ब्रेकर जो होता है एक स्विच की तरह कार्य करता है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओपन और क्लोज करने में उपयोग करते हैं, इसका हम जो सर्किट ब्रेकर आपका होता है। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका फ्यूज। फ्यूज का सिंबल जो है कुछ इस प्रकार से फ्यूज का सिंबल बनता है। जब आप सिंगल लाइन डायग्राम, जिसको SDL भी बोलते हैं, जब आप सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी इन सिंबल्स की। तो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में जो फ्यूज है इसका यूज़ हम सेफ्टी डिवाइस के रूप में करते हैं, जो सामान्यतः शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अब नेक्स्ट है आपका पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। सिंगल लाइन डायग्राम में कुछ इस प्रकार से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जहाँ वोल्टेज को हम स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर के अंतर्गत दो आते हैं आपका, एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के दो अंतर आते हैं। एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो देखिए इंडिकेटिंग के अलावा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहाँ पर हम प्रोटेक्टिव रिले की करंट वाहन पावर वोल्टेज सीमा बढ़ाने के लिए हम इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में सामान्यतः इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर उपयोग में लाते हैं। तो करंट सीमा बढ़ाने के लिए हम ट्रांसफार्मर तथा वोल्टेज सीमा बढ़ाने के लिए हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने CT-PT का नाम सुना होगा। तो CT का मतलब यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर और PT का पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। CT का सिंबल जो होता है कुछ इस प्रकार से बनता है, और PT का सिंबल जो होता है कुछ इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से आपको सिंगल लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा। अब नेक्स्ट है आपका रिले। ठीक है, तो रिले का सिंबल कुछ इस प्रकार से है। जब भी आप सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे तो रिले की बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिले मतलब कि लगभग हर जगह बनता है इसमें सिंगल लाइन डायग्राम में। जब आप सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, सर्किट ब्रेकर के पहले हम रिले का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए रिले क्या होता है। रिले क्या होता है, जो होता है लो पावर ऑपरेटिंग डिवाइस होता है, जो हाई पावर डिवाइसों को ऑपरेट होने हेतु निर्दिष्ट करती है। फाल्ट स्थिति में क्या होता है, ट्रिप होने हेतु जो सर्किट ब्रेकर को निर्देश मिलता है वो रिले से ही प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट टाइप का लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर का क्या काम होता है, ये लाइटनिंग से यानी कि आकाशीय बिजली से ये ट्रांसफार्मर को हमारे सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के इलेक्ट्रिक उपकरणों को लाइटिंग रक्षण है, तो लाइटिंग से सेफ्टी के लिए हम लाइटिंग अरेस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इतने इक्विपमेंट है, मेन इक्विपमेंट है जो कि एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए आपका आता है एस्टिमेशन ऑफ इंडोर सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन, और इसके बाद आता है आपको पोल माउंटेड सब स्टेशन। तो इनके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। इसके बाद इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ होंगे उसको आपको हम आगे बताएंगे। उन मटेरियल का नाम आपको थोड़ा सा याद करना होगा, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। और न्यूमेरिकल के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इंडोर सब स्टेशन क्या होता है।
देखिए ऐसे सब स्टेशन जिनका इंस्टॉलेशन हम बिल्डिंग या भवन के अंदर, घरों के अंदर करते हैं, उसको ही हम बोलते हैं इंडोर सब स्टेशन। जो इंडोर सब स्टेशन है इनकी रेटिंग कितनी होती है, 11/0.4 kV तक की वोल्टेज के ये होते हैं। और इस प्रकार के सब स्टेशन में हम स्विच गियर, हाई वोल्टेज पैनल ट्रांसफार्मर तथा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होते हैं, ये सभी चीज़ें हम भवन के अंदर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ट्रांसफार्मर में आपको पता होगा कि 2 साइड होती है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, डायग्राम बनाने में आपको हेल्प करेगा। ट्रांसफार्मर में जो होती है जनरली ट्रांसफार्मर में 2 साइड होती है, एक होती है एसटी साइड, दूसरा होता है एलटी साइड। ठीक है, तो एसटी का मतलब हाई टेंशन, एलटी का मतलब लो टेंशन। ठीक है, तो जो सब स्टेशन का डायग्राम बनाएंगे भी आपको आगे दिखाएंगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एसटी साइड और एलटी साइड दोनों पैनल होते हैं, वहाँ पर हम इक्विपमेंट को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज साइड में हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मीटर आदि लगाते हैं। अब यहाँ पर आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक इंडोर सब स्टेशन का डायग्राम को दिखाया गया है, इसको थोड़ा समझा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए जो इंडोर सब स्टेशन है, ये पूरा इसका ये डायग्राम है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 गेट लगाए गए हैं इंडोर सब स्टेशन में, और यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल किया गया है, ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर आपके दो साइड होते हैं ट्रांसफार्मर के। तो पहला वाला इसमें है एलटी पैनल और दूसरा है एसटी पैनल। एलटी पैनल के साइड भी हम ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया, ओसीबी हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, जो भी इक्विपमेंट होते हैं, सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं, वो सब कुछ यहाँ पर हम लगाते हैं, और उस साइड भी यहाँ पर वो चीज़ें लगती है। और यहाँ से पावर को क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है, यहाँ से पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये तो हो गया एक स्कीमेटिक डायग्राम जो आपका इंडोर सब स्टेशन होता है। अब देखिए इसका जो आपका वो सिंगल लाइन डायग्राम है कुछ इस प्रकार से बनता है, 11/0.4 kV का सिंगल लाइन डायग्राम इंडोर सब स्टेशन का। सबसे पहले यहाँ से आपकी इनकमिंग लाइन आती है, यानी कि जो जहाँ से भी हम उस कनेक्शन को, मतलब कि सब स्टेशन में जहाँ से भी हम सप्लाई देते हैं, वो इनकमिंग लाइन होगी, 11 kV की इनकमिंग लाइन आती है। इसके बाद हम क्या लगाते हैं, इसके बाद एक लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, जो कि क्या करता है, लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद यहाँ पर एक आइसोलेटर लगता है, TPMO विथ एनलिंक। इसके बाद यहाँ पर CT लगता है, CT क्या करता है, करंट को मेजर करने के लिए। इसके बाद एक ऑयल सर्किट ब्रेकर लगता है, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम, एक लगा देते हैं यहाँ पर हम बस बार। ठीक है, बस बार क्या करता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बस बार लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2। तो फिर से हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक लाइटिंग अरेस्टर लगा दिया, फिर एक आइसोलेटर, फिर एक CT लग गया। इस साइड भी वही सेम चीज़, जो इस साइड है वही चीज़ इस साइड होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक ऑयल सर्किट ब्रेकर, और फिर यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर का सिंबल बना दिया, ट्रांसफार्मर 1 ट्रांसफार्मर 2। ठीक है, इसके बाद फिर से यहाँ पर एक ऑयल सर्किट, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑयल सर्किट ब्रेकर लगता है, फिर एक CT, इसके बाद यहाँ पर एक आइसोलेटर, फिर देखिए यहाँ पर बीच में बस कप्लर लगाया जाता है। यहाँ से आप यहाँ से क्या करते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ भी हमको पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जहाँ भी रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर इसको हम फीड करते हैं। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3, फीडर 4, कई स्थानों पर हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर जो बस कप्लर लगा है इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आपको समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे क्या होता है, कभी कभी अगर इसमें यहाँ पर ये जो वाला पार्ट है, इसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाता है, तो यहाँ पर बस कपलर से क्या करते हैं, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और इसके बाद इसमें क्या करते हैं, जो भी मतलब कि बस इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर जो भी आइसोलेटर लगा होता है यहाँ से डिस्कनेक्ट करके यहाँ पर मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, और तब तक के लिए हम सप्लाई यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बस कपलर का यही काम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सिंगल लाइन जो आपका इंडोर सब स्टेशन है, इसका सिंगल लाइन डायग्राम आपको बनाना होगा। देखिए इसको यहाँ पर एकदम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए हैं, ये डायग्राम देखिए बना हुआ है तो आपको कम समझ में आ रहा है, लेकिन इसका एक सेपरेट वीडियो आपको बताएंगे, उसमें आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे कैसे बनाना है एग्जाम में। ठीक है, अब हम देखिए इसमें आता है आपका एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इंडोर सब स्टेशन, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं कि आपका आउटडोर सब स्टेशन क्या होता है, और इसमें भी 2 टाइप्स के हैं, इन दोनों को देख लेंगे। इसके बाद जो मटेरियल इन सब स्टेशन में यूज़ किए जाते हैं उनको देखेंगे। तो देखिए जो आपका आउटडोर सब स्टेशन है वो, तो इसको क्या, आउटडोर सब स्टेशन का मतलब है कि आउटडोर यानी कि घर से बाहर, यानी कि भवन के बाहर सब स्टेशन में जो भी इक्विपमेंट लगते हैं वो भवन से बाहर स्थापित किए जाते हैं। तो वे आउटडोर जिनमें सब स्टेशन के अवे यानी सब स्टेशन के इक्विपमेंट एसेसरीज भवन के बाहर स्थापित किए जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम आउटडोर सब स्टेशन। ये जो होते हैं सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन, दूसरा होता है आपका फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन।
अब बात करते हैं हम पोल माउंटेड सब स्टेशन की। तो आप लोगों ने पोल माउंटेड सब स्टेशन जरूर देखा होगा। तो देखिए जो भवन के बाहर स्थापित वे सब स्टेशन जिनको लाइन पोलों पर यानी कि इस प्रकार से आपका पोल होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसको माउंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन। और ये सब स्टेशन जो होते हैं सामान्यतः 11/0.4 kV तथा अधिकतम 300 kV तक की क्षमता के ये होते हैं। अब ये सब स्टेशन जो होते हैं एस टाइप के पोल होते हैं, उन पर इसको हम स्थापित करते हैं। और ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड यानी कि एसटी साइड में हम लाइटनिंग अरेस्टर, टीपीएमओ, फ्यूज सेट आदि लगाते हैं तथा निम्न वोल्टेज साइड में हम फ्यूज के साथ केबल को भी जोड़ते हैं। ठीक है, इसका भी सिंगल लाइन डायग्राम एग्जाम में आ सकता है, इसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा। अब नेक्स्ट है आपका फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। ठीक है, तो फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन क्या होता है, यानी कि फाउंडेशन यानी कि ज़मीन पर स्थापित होते हैं इसके सारे इक्विपमेंट। तो ऐसे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जो भवन से बाहर भूमि पर संस्थापित किए जाते हैं या नींव पर स्थापित किए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। और सामान्यतः 125 kVA तक का ट्रांसफार्मर से अधिक भार क्षमता के लिए हम ट्रांसफार्मर नींव पर स्थापित किए जाते हैं। और इसमें नेक्स्ट है ये सब स्टेशन जो है 33/11 kV या अधिक वोल्ट तक के होते हैं। अब बात करें इसमें ट्रांसफार्मर के एसटी और एलटी साइड की। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर के एसटी साइड में हम सभी जो सब स्टेशन होते हैं इसमें ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त एसटी साइड में आइसोलेटर लगा होता है, सर्किट ब्रेकर, लाइटनिंग अरेस्टर आदि लगा होता है। इसके अलावा लो वोल्टेज साइड यानी कि एलटी साइड में सर्किट ब्रेकर, लाइटनिंग अरेस्टर, बस कपलर आदि की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए थे हमने आपको बता दिया। इसमें देखिए जो लास्ट टॉपिक था कि वर्क ऑफ कॉस्टिंग एंड वर्क ऑफ एबव सब स्टेशन, यानी कि यहाँ पर जो सब स्टेशन दिए गए हैं इनका वर्क तो हमने आपको बता दिया, इन सब स्टेशन की क्षमता क्या होती है, इनका क्या वर्क होता है। अब देख लेते हैं कि इस मटेरियल्स यानी कि इन सब स्टेशन को एस्टिमेशन में कौन कौन से मटेरियल की लिस्ट होती है वही आपको देखना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका टॉपिक है लिस्ट ऑफ मटेरियल फॉर इंडोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, यानी कि इंडोर टाइप सब स्टेशन के लिए किन किन मटेरियल की आवश्यकता होती है उनका लिस्ट यहाँ पर हमको बनाना है। बहुत ही इजी है, कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं है। आपको ध्यान देना है कि कौन किस सब स्टेशन में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। और ये आपको बता ही चुके हैं कि सब स्टेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर उन इक्विपमेंट को ही देखना है। ठीक है, तो जो आपका इंडोर सब स्टेशन में है इसमें हम एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, आइसोलेटर का भी यूज़ किया जाता है, बताया आपको हमने, लाइटनिंग अरेस्टर का भी। तो जो सिंगल लाइन डायग्राम आपने देखा उसी हिसाब से इसमें सब कुछ यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कितने केवीए का है, तो ज़्यादा केवीए का होगा तो उस हिसाब से सर्किट ब्रेकर यूज़ करेंगे, कम केवीए को कम केवीए का होगा उस हिसाब से हम फ्यूज़ वगैरह सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक सब डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो इंडोर टाइप होता है यहाँ पर इसमें लाइटनिंग अरेस्टर हो गया आपका, एसटी सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, एसटी फ्यूज सेट यूज़ करते हैं, टर्मिनल पोल की फिटिंग होती है जो कि मात्रा की बात करें तो एक सेट होता है ये। इसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट इसमें देखिए इसमें नेक्स्ट है टर्मिनल खंभे की फिटिंग एक सेट, उच्च वोल्ट हाई एसटी कनेक्शन के लिए जो मटेरियल यूज होते हैं, एलटी सर्किट ब्रेकर यहाँ पर। इसके बाद एलटी मेजरिंग इंडिकेटिंग एंड रिले इक्विपमेंट, एलटी स्विच केयर, एलटी कनेक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि जो इंडोर सब स्टेशन यानी कि घर के अंदर है तो जो भी कंस्ट्रक्शन संबंधित मटेरियल हो गए उनका यूज़ होगा, जैसे ईंट हो गया, बालू हो गया, सीमेंट हो गया आदि हो गया। सब स्टेशन लाइन, फैन व वायरिंग सामग्री, सब स्टेशन लाइट, फैन एंड वायरिंग मटेरियल और अर्थिंग सेट। तो बहुत ही ईजी है, आपको आप एक बार सोच के देखिए कि इंडोर सब स्टेशन है कौन कौन सी इक्विपमेंट इसमें यूज़ होंगे। तो सब स्टेशन के बारे में हमने आपको बता दिया कि एसटी साइड में क्या यूज़ होना है, एलटी साइड में क्या यूज़ होना है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एग्जाम में अगर इसका एस्टिमेशन आता है तो आपको एग्जाम में ये लिस्ट बनाना होगा। ठीक है, अब अगर इसकी कॉस्टिंग दे देगा तो आपको जैसे एक ट्रांसफार्मर की कॉस्ट क्या है तो एक मतलब कि एक एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, कुछ एक मतलब कि ट्रांसफार्मर की वैल्यू कितना इसका रेट है, समथिंग उसके आसपास का कुछ रेट यहाँ आपको लगाकर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। अभी आपको इसके बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडोर टाइप के लिए। अब बात करते हैं अगर हम पोल माउंटेड के लिए, तो पोल माउंटेड के लिए सीधी सी बात है इसमें पोल्स की आवश्यकता होगी। इसके बाद टेंशन इंसुलेटर फिटिंग सही, यानी कि जो एक पोल को जब अभी आपने IMR में पढ़ा होगा कि पोल को खड़ा कैसे करते हैं, तो पोल को खड़ा करने के लिए भी जो इक्विपमेंट यूज़ होगा वहाँ वो चीज़ें यहाँ पर भी यूज़ होगा, क्योंकि सबसे पहले हम पोल को खड़ा करेंगे, इसके बाद ही उस पर हम सब ट्रांसफार्मर को माउंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर TPMO जो 3 सेट यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन जो आपका थ्री फेज होगा तो 3 सेट यूज़ होगा। ठीक है, हाई वोल्टेज फ्यूज सेट जो होगा वो 1 सेट होगा, ट्रांसफार्मर एक ही यूज़ होगा इसमें।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए चैनल्स जो लगे हैं, एमएस चैनल, इस चित्र में आप देख सकते हैं एमएस चैनल, ये सब क्या होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट का एमएस चैनल लगेगा, जिसकी मात्रा यहाँ पर देखिए दिया गया है। पोल क्लैंप लगेगा और यहाँ पर डेंजर प्लेट लगेगा, फिर क्लैंप लगेगा। तो यानी पोल से सब रिलेटेड है, तो यहाँ पर डेंजर प्लेट लगेगा, बारबेट वायर भी लगेगा, कंडक्टर वायर भी लगेगा, स्टे अरेंजमेंट करेंगे इसके हम, अर्थिंग अरेंजमेंट करेंगे, फिर नट बोल्ट लगेगा, सीमेंट कंक्रीट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो अगर हम आपको दे दिया जाता है कि आप एक पोल माउंटेड सब स्टेशन को बताइए कि इसमें कौन कौन से मटेरियल लगने वाले हैं, तो आप इस प्रकार से एक लिस्ट इसका बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका लिस्ट ऑफ मटेरियल फॉर आउटडोर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, यानी कि घर के बाहर जो सब स्टेशन स्थापित करते हैं उसके लिए यहाँ पर जो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें सेम होती हैं, जैसे कि आइसोलेटर उसमें भी लगेगा, तो यहाँ भी लगेगा। लाइटिंग अरेस्टर तो कंपलसरी है, हर टाइप के सब स्टेशन में लगता है लाइटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर लगेगा, एसटी फ्यूज लगेगा, टर्मिनल खंबे की फिटिंग लगेगी, क्योंकि ये प्लिंथ माउंटेड है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लगेगी। यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, आवश्यकता अनुसार हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी यूज़ करते हैं। जो चीज़ें आपको ना पता हो कि कितना लगेगा, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार, सर्किट संख्या अनुसार, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है कि कितनी लगेंगे। जैसे ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर तो हम एक ही लगाएंगे, एक सब स्टेशन स्थापित करेंगे, लेकिन और चीज़ जो एग्जैक्ट नहीं होती हैं कि कितना लगेगा, वहाँ पर आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, आवश्यकता अनुसार या फिर सर्किट की संख्या के अनुसार वो चीज़ें वहाँ पर लगेंगी। ठीक है। और यहाँ पर भी दिया गया है कुछ। ठीक है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के इंस्टॉलेशन में कौन कौन से जनरल से रूल हैं। इस रूल को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इन रूल को समझने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा। आपका ये जो रूल आपको यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं, इससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में भी आसानी होगी, और जो आप इसका मटेरियल इसमें लगता है, कौन सा मटेरियल का क्या स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्या स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, उसके बारे में पता चलेगा। तो 1 बाय 1 करके हम कुछ नियम को देखते हैं। ठीक है। तो नियम नंबर 1 की बात करें, इसमें कुछ रूल्स इसका आपको याद करना होगा। ठीक है। तो सामान्यतः 11/0.4 kV या फिर 1000 kV तक के सब स्टेशन है, इसको हम क्या करते हैं, भवन के अंदर ही स्थापित करते हैं। विशेष परिस्थितियों में 33/11 kV से कम कैपेसिटी के सब स्टेशन भी भवन के अंदर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन, तो जो आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन है ये 11/0.4 kV 300 kV कैपेसिटी तक होते हैं, जिनमें 100 kV कैपेसिटी तक 2 पोल संरचना पर तथा उससे हुई हाई कैपेसिटी के 4 पोल संरचना पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड है 5 MVA। ठीक है। 5 MVA से कम तक के कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर के लिए हम एसटी फ्यूज क्या होता है, पर्याप्त होता है। तो अगर जब आपका मटेरियल एस्टिमेशन आप मटेरियल आपको लिखना होगा, तो अगर 5 MVA से कम के लिए आप अगर सब स्टेशन ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एसटी फ्यूज लगाएंगे। अगर 5 MVA या फिर उससे हाई कैपेसिटी है, तो वहाँ पर हम एसटी सर्किट ब्रेकर यानी कि एसटी सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि भवन के अंदर स्थापित सब स्टेशन में लाइटिंग अरेस्टर तथा गैस ऑपरेटेड स्विच, ठीक है, TPMO, और भवन के बाहर एक दोहरी पोल संरचना यानी कि डुअल पोल्स जो संरचना होती है उस पर स्थापित करते हैं। सामान्यतः ST लाइन का वह पोल जिससे सप्लाई लिया जाता है उसके लिए उपयोग में लाया जाता है। और जो सामान्यतः भवन के अंदर यानी कि इंडोर सब स्टेशन होता है, वहाँ पर ST संयोजन जो होता है केबल द्वारा तथा अन्य का ओवरहेड लाइन द्वारा किया जाता है। और जो भवन के बाहर स्थित सब स्टेशन है उसमें स्विच गियर व्यवस्था जो है भवन के अंदर की जाती है। इसके लिए भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की रिक्वायर्ड होगी, जिसके लिए हम स्विच गियर कक्ष निर्मित करते हैं। और नेक्स्ट है आपका 25 kV तक के ट्रांसफार्मरों के लिए ST फ्यूज भी नहीं लगाया जाता। तो ये कुछ बेसिक रूल था। ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसमें 1-2 न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से वीडियो आपको हम बना देंगे। तो इस चैप्टर में आपको ये चीज़ें तैयार करके जाना है। यहाँ पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, इन क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं, इन क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चन को जरूर से तैयार करके जाना है। सबसे पहला है इसमें आपका कि सब स्टेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, उनका नाम, उनका सिंबल, और सब स्टेशन को क्लासिफाइड किया गया है किस बेस पर क्लासिफाइड किया गया और कितने टाइप के होते हैं। और तीसरा है आपका कि सब स्टेशन की मतलब कि सब स्टेशन के सिलेक्शन की मतलब कि सब स्टेशन का चयन करते समय हम किन बातों का ध्यान रखते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए, इंडोर सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम। और यहाँ पर अगर बहुत ही टफ पेपर आएगा तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन भी आ सकता है। बाकी ज़्यादातर अभी तक इस चैप्टर से ज़्यादातर थ्योरी ही आता है, लेकिन पेपर इस टाइम बहुत मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आ रहा है, तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें। ठीक है। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन बताएं इस चैप्टर से यही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। और बाकी इसका जो नेक्स्ट चैप्टर का मैराथन क्लास है वो हम कल आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। यानी कि चैप्टर जो आपका ये 9 है, तो चैप्टर 8 है आपका एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन, इसके सभी टॉपिक को अच्छे से आपको हम नेक्स्ट मैराथन क्लास में कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक्निकल फेस लेटर जो अपडेट भी आपको डिप्लोमा पास करने के बाद इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास में।